हम बात कर रहे थे अकार्बनिक लवण की, और इसमें सरल लवण और द्विक लवण ये दो हमने देख लिए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे संकुल लवण की। सरल लवण में आपको बताया गया था कि वे लवण जो जलीय विलयन में अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, आयनों का परीक्षण देते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर सरल लवण। ये इसकी परिभाषा थी, और इसके कुछ एग्जाम्पल ही आपको बताए गए थे, जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि। ये सभी सरल लवण होते हैं। जलीय विलयन में अपने समस्त आयनों का, सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। इसके बाद में हमने द्विक लवण को देखा कि दो सरल लवणों से मिलकर जो बनता है वो द्विक लवण है। एग्जाम्पल इसमें लिए गए थे, एक हमने लिया था कार्नेलाइट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आया हुआ है। इसका फॉर्मूला पूछा गया था, फॉर्मूला है KCl MgCl2, और इसमें 6 जल के अणु हैं। KCl MgCl2 6H2, इसको हम कहते हैं कार्नेलाइट। एक एग्जाम्पल इसमें बनता है मोहर लवण, इसको FAS फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। फॉर्मूला बनता है इसका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 6H2O, 6 जल के अणु है। एक एग्जाम्पल इसमें हमने लिया था पोटास एलम, इसको हम फिटकरी भी कहते हैं। पोटास एलम को फिटकरी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज और 24H2O, ये इसका एग्जाम्पल बनता है। अब देखो ये सभी द्विक लवण हैं क्योंकि ये दो सरल लवणों से मिलकर बनते हैं। कार्नेलाइट में KCl MgCl2 दो सरल लवण है, पोटास एलम में K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइज, ये दूसरा सरल लवण है। FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइज SO4, ये दो सरल लवण है मोहर लवण में। तो दो सरल लवणों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको हम द्विक लवण कहते हैं। गुण में हमने बात की थी कि ये भी अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय या गलित अवस्था में ये अस्थायी होते हैं। इतनी हमने बात कर ली थी। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न लेते हैं हम। यहाँ आप ये जल के अणु देख रहे हैं, सभी में ये जल के अणु है। ये जल यहाँ कहलाता है क्रिस्टलन जल कहते हैं। इस जल को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं। पोटास एलम में 24 जल के अणु है, क्रिस्टलन जल 24, मोहर लवण में 6 जल के अणु है, कार्नेलाइट में 6 जल के अणु है, इनको क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि पोटास एलम को गर्म करने पर ये फूल जाती है, या फिटकरी को गर्म करने पर ये फूल जाता है। क्यों? जब फिटकरी को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है, इसलिए फिटकरी फूल जाती है। ये इसका उत्तर हम बताएंगे। देखो आगे चलते हैं हम। अगला जो अपना टॉपिक है 3 नंबर है। 3 नंबर का है उप सह संयोजक यौगिक, ये इसको हम कहते हैं संकुल यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक भी नाम दिया जाता है। देखिए संकुल या जटिल यौगिक क्यों कहते हैं इसको, तो आप बताओगे कि वे लवण जो जलीय विलयन में
जलीय विलयन में अपने सभी या समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते। उन्हें हम संकुल या जटिल यौगिक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बनती है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि वे लवण तो जलीय विलयन में अपने समस्त या सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, उनको हम कहते हैं संकुल या जटिल लवण। देखो इनके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। गुणों की बात कर लेते हैं। इनके गुण में एक तो हम बता सकते हैं कि ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते। समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देते। एक तो इसका गुण ये हो गया है। एक गुण हम बता सकते हैं यहाँ पर कि ये लवण ठोस, जलीय और गलित तीनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। तीनों अवस्थाओं में ये स्थायी होते हैं, जबकि द्विक लवण में हमने बताया था कि ये ठोस अवस्था में स्थायी है और जलीय या गलित अवस्था में अस्थायी होता है। संकुल या जटिल लवण को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने लिया पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड। ये पोटेशियम साइनाइड लिया गया है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड और ये है फेरस साइनाइड। इन दोनों की वाष्प ली गई और दोनों की वाष्पों को आपस में मिलाया गया। तो मिलाने पर एक यौगिक प्राप्त हुआ, K4 FeCN6। इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड रखा गया। ठीक है, संकलित करना है, इसको 4 से गुना कर देते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड की वाष्प को मिलाया गया, एक यौगिक प्राप्त हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस यौगिक को यदि हम जल में डालते हैं, तो जल में ये 4 K+ आयन और 1 FeCN6- आयन देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये जलीय विलयन में कुल 5 आयन देता है, 4 धनायन और 1 ऋणायन। ये यौगिक जलीय विलयन में Fe+2 और Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता, यानी अपने समस्त आयनों का परीक्षण नहीं देता, इसलिए इसको संकुल या जटिल लवण कहते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर संकुल के भाग। एक संकुल यौगिक के कौन कौन से भाग होते हैं, इनकी हम यहाँ बात करेंगे। देखिए ये अपनी जानकारी के लिए है बिंदु जो हमें पता होना चाहिए। संकुल यौगिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया K4 FeCN6, ये एक यौगिक लिया मैंने, ये एक संकुल यौगिक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस यौगिक में मुख्यतः 2 भाग हैं। एक तो कोष्टक के बाहर वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं सरल भाग। ये भाग कोष्टक के आगे भी हो सकता है और कोष्टक के पीछे भी हो सकता है। जो भाग कोष्टक के बाहर है वो सदैव सरल भाग कहलाता है, और जो भाग कोष्टक के अंदर है इस भाग को
जटिल भाग कहते हैं या संकुल भाग कहते हैं। अब देखिए सरल भाग ये आयनों के रूप में टूट जाता है। जो कोष्टक के बाहर था, यहाँ देखिए जो कोष्टक के बाहर था ये आयनों के रूप में टूट गया, और जो कोष्टक के अंदर है वो आयनों के रूप में नहीं टूटता। तो सरल भाग ये आयनित हो जाता है, इसलिए इसको हम आयनित भाग कहते हैं, आयनित भाग कहते हैं। और जो कोष्टक के अंदर था, यहाँ देखिए ये आयनों के रूप में नहीं टूटा इस तरीके से, इसलिए ये भाग अनआयनित भाग कहलाता है। जटिल भाग को अनआयनित भाग कहते हैं, अनआयनित भाग ये कहा जाता है। तो दो भाग हो गए, कोष्टक के बाहर वाला भाग सरल भाग, कोष्टक के अंदर वाला भाग जटिल भाग। सरल भाग आयनित होता है, जटिल भाग अनायनित होता है। इसके अलावा देखो ये जो अपना वर्गाकार कोष्टक जो हमने बनाया, बड़ा कोष्टक संकुल यौगिक में, इसको हम कहते हैं समन्वय मंडल। इसको हम कहते हैं समन्वय मंडल। अलग से परिभाषा आती है, समन्वय मंडल किसे कहते हैं? संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्टक को समन्वय मंडल कहा जाता है। समन्वय मंडल के अंदर सदैव दो चीजें होती हैं, एक तो होता है धातु परमाणु Fe, इसको कहेंगे हम धातु परमाणु को क्या देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु से जो समूह जुड़े हुए हैं ये समूह इनको लिगेंड कहा जाता है। आगे विस्तार से पढ़ेंगे लिगेंड क्या होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें समन्वय मंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु और एक होता है लिगेंड। नोट ध्यान देना, नोट संकुल यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हुए जुड़े रहते हैं। मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु M मान लेते हैं, लिगेंड L मान लेते हैं। लिगेंड ये धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और एक बंध बना लेता है। इस बंध को हम कहते हैं उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। दोबारा सुने, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक बंध बना लेता है। इस बंध को उप सह संयोजक बंध कहते हैं। अर्थात संकुल यौगिकों में उप सह संयोजक बंध पाए जाते हैं, इसी कारण इन यौगिकों को उप सह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। फिर ध्यान देना, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो दाता की भांति काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो ग्राही की भांति काम करता है। अतः यहाँ लिगेंड दाता परमाणु की भांति और धातु परमाणु ये ग्राही परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं। संकुल में लिगेंड दाता परमाणु की भांति और धातु परमाणु ग्राही परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं। तो और ये उप सह संयोजक बंध बना लेते हैं। तो ये अपना संकुल या जटिल लवण हो गया है। आगे कुछ शब्दावलियां देखेंगे जिनमें पहले हम लेते हैं लिगेंड को। लिगेंड पढ़ेंगे।